हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में। से 3 टॉपिक हम लेंगे इसमें। सबसे पहला लेंगे हम G20 का जो अभी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है, इसके कॉन्टेक्स्ट में लेंगे। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आपका लेके मोरक्को अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि तीसरा हमारा जो टॉपिक होगा इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा अफ्रीकन यूनियन के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूज में क्यों है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं देखता हूँ G20 का 2023 का प्रेसिडेंटशिप। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, हो सकता है आप लोगों को ना दिखाई दे। जैसे G20 का, ठीक है, G20 2023 का प्रेसिडेंटशिप, ठीक है, प्रेसिडेंटशिप किसके पास है? इंडिया के पास, ठीक है, इंडिया के पास इसका प्रेसिडेंटशिप कर रहा है। लेकिन 2024 का किसके पास? ब्राजील के पास जाएगा। और इससे पहले 2000 यहाँ पे मैं कर रहा हूं 2022 का किसके पास था? इंडोनेशिया के पास। इधर यहां से निकल करके आया था बाली डिक्लेरेशन, अब इंडिया का प्रेसिडेंटशिप थी, और इंडिया से निकल करके आया है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। सबसे पहले इसमें बहुत न्यूज में चल रहा है। इसके बाद अब जो G20 है, यहाँ पे मैं नया पेज ले रहा हूं, जो G20 है अब इसमें क्या है? एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक सेकेंड हमें टाइम दे दीजिए आप लोग। ओके, एक सेकेंड, फिर से ओपन कर देते हैं हम क्योंकि वो कट हो गया। ठीक है, अभी जो है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे जो G20 है अब क्या है, इसमें 19 कंट्री हैं प्लस एक यूरोपीय यूनियन है। अब ये क्या हो गया? G20 ये G21 हो गया, आप बोल सकते हो। ठीक है, क्या हुआ? इसमें 19 कंट्री हैं प्लस यूरोपीय यूनियन है प्लस अफ्रीकन यूनियन है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन अभी जो कि इंक्लूड कर लिया गया। अब तो G20 G21 में हो गया। इसके बाद इंडिया ने इनिशिएटिव लिया और इसको जो है कि अपने में शामिल कर लिया। दूसरी चीज ये है, यहां से निकल कर गया, और इसमें G20 जो G20 है इसमें क्या है? ये G7 के भी कुल मेंबर है, बात समझ रहे? और G7 कभी जो है कि G8 हुआ करता था 2014 तक। और क्रीमिया, यूक्रेन की एक टेरिटरी है क्रीमिया को 2014 में रसिया ने अपने कब्जे में ले लिया। तब से G8 मिलकर के जो 7 अदर कंट्री थे G7 के, G8 के, ये जो कि रसिया को वहां से निकाल दिए। इसके बाद क्या हुआ? मैं एक सेकेंड थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। ओके 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 ओके, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ? 2014 से इसको क्या बोला जाने लगा? G7। अब इसके बाद यहां से G7 का G20 में काफी इन्फ्लुएंस है, बट जब यहां से रसिया निकला तो रसिया अपनी जो झुकाव है चाइना की तरफ कर लिया। किसकी तरफ? चाइना की तरफ कर लिया। अब रसिया प्लस चाइना मिलकर के सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में कर रहे हैं कि ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में बढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है? आप एक सेकेंड थोड़ा सा समय दीजिए, एक सेकेंड, ओके, ठीक है, बात समझिए। तो जो सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में क्या कर रहे हैं, ये किए क्या? ब्रिक्स क्या है? ये 5 ग्रुप का है। फिर इसमें जो है कि +6 और कंट्री को इंक्लूड कर लिए। इसमें रसिया और चाइना, इंडिया का कम, बट रसिया और चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है ब्रिक्स में। इसके बाद चाहे ना चाहे अनजाने में जो ब्रिक्स था, ब्रिक्स का प्रेसिडेंट जब 15 था, इसमें जो है कि साउथ अफ्रीका जो कि इनको इनवाइट किया था बहुत सी कंट्री को, उसमें यूरोपीय क्या बोलते हैं, अफ्रीकन यूनियन को भी इनवाइट किया था। जब इसने अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट किया था तो अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट किया, और यहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है अफ्रीकन यूनियन, क्योंकि 55 ग्रुप ऑफ द कंट्री है। और इंडिया ने इनिशिएटिव एक मास्टर स्ट्रोक खेला और जो है कि G20 में और इनको शामिल करने के लिए काम कर दिया।
और ये इंडिया के लिए तो बेनिफिट हुआ और जो वेस्टर्न कंट्री है उनके लिए भी एक बेनिफिट हुआ। क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं चाइना और रसिया की जो डिप्लोमेसी थी ब्रिक्स के थ्रू और डेवलपिंग कंट्री के लिए अपना इन्फ्लुएंस छोड़ना, और जो इंडिया प्लस अदर जो कंट्री थे वेस्टर्न कंट्री G20 के मेंबर, ये जो है कि अपने आप को आगे और लाए। रीजन क्या था, G20 में दोनों जो कि पार्टिसिपेट नहीं किए, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे, न रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन किया और न ही जो कि चाइना के जिन जिनपिंग ने किया। और हालांकि उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, हमेशा ये कहते हैं कि जो G20 है उसमें कहीं ना कुछ कंट्री जो कि अपना जो कि इन्फ्लुएंस जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस पे लेकर के। अब यहाँ पे जो बात चल रही है कि जो G20 है, अब ये G21 हो गया है, यहां से जो निकल करके आया है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, इसके बारे में क्या अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं इंडियन एक्सप्रेस का डायरेक्ट लेकर के आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आगे दिया गया, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है G20 की जो कि पार्ट चल रहा था, उसका एक व्यू है। सबसे पहले आप देखिए, ये नेशनल इंटरनेशनल जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेंट है, इसे आपका सिलेबस कवर करेगा। जैसे आपसे पूछ लेगा जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है किससे रिलेटेड, पहला सवाल। दूसरा सवाल जो G20 का डिक्लेरेशन हुआ इसके क्या क्या फीचर्स है। तीसरी चीज, इसमें कौन से यूनियन को शामिल किया गया। चौथी चीज ये पूछ सकता है 2024 का प्रेसिडेंटशिप कौन करेगा। नेक्स्ट चीज हो सकता है कि इंडिया का किस तरह से सक्सेस रहा इसमें लिए। अगर मेंस के लिए भी पूछे, जनरल पेपर 2 के लिए भी पूछेगा, इसमें बायलिटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग के बारे में पूछेगा। इसमें अफ्रीका यूनियन का इंपॉर्टेंट हो जाएगा, G20 का इंपॉर्टेंस हो जाएगा, G7 का इंपॉर्टेंस हो जाएगा, ब्रिक्स का हो जाएगा। ये सारे जो कि आपका GS पेपर 2 के लिए काम करेंगे। अब यहाँ के G20 के लिए डिक्लेरेशन जनरली लोग फोकस कहाँ पे किए थे, यूक्रेन रसिया के वार को लेकर के। ये कहा गया कहीं ऐसा ना हो कि कंट्री अपने फोर्स का यूज किसी कंट्री के टेरिटरी के यूज के लिए करे। हालांकि ये जो डायलॉग है रसिया पे भी सटीक बैठता है और चाइना पे भी सटीक बैठता है। क्यों, G20 की मीटिंग से पहले चाइना ने अपना एक मैप इशू किया था जिसमें अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया का अभिन्न भाग है, इंपॉर्टेंस अंग है, उसको जो कि अपनी टेरिटरी बताया था। अब उसके दिमाग में क्या है क्या नहीं है वो वही बता सकता है, बट इतना जरूर है कहीं ना कहीं G जिनपिंग अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को और हाइपोथेटिकल करने के लिए करते हैं। हालांकि इस तरह के जो चीजें होती है इंडियन की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी कुछ ना कुछ करती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो क्वेश्चन बनेगा, G7 जो है एक G20 है, उसी में एक साथ जो और मेंबर हैं वो G7 के भी मेंबर हैं। इटली है, जर्मन है, फ्रांस है, यूक्रेन है, यूक्रेन बोला हूँ, ब्रिटेन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, कनाडा है, फिर जापान है। तो ये सारे जो कि इसके मेंबर हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि क्या है G20 में जो कि किट अवे लिया गया है। फिर उसके बाद इसमें रसिया और यूक्रेन के वार पे G20 का किस तरह का स्टैंड रहा है। फिर उसके बाद कॉन्सेंसस टू एस्पेक्ट G20 का रियल में क्या कॉन्सेंसस निकल करके आया। अब कहते हैं कि जो कि हमें जानने की जरूरत है कि रियल में G20 ने किया क्या है इस पे लेकर के। इसने ये कहा है threats use of the force seek the territorial acquisition against the other country, अपने जो कि यूज मत करिए अपना जो फोर्स है किसी भी कंट्री के जो कि टेरिटरी को उसकी जमीन को हड़पने के लिए, ऐसी बात कही गई है G20 के थ्रू। यह कहीं ना कहीं इंडिकेटर था रसिया की तरफ यूक्रेन को लेकर के। इसमें देखा जाए जो G7 है, G7 में आप देखिए कि रसिया का जो कि इसमें टारगेट करते हैं, ऐसा बोला जाता है जो G7 कंट्री है एक तरह के पॉलिटिकल ग्रुप्स है। जी हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन G20 जो है वो एक इकोनॉमिक ग्रुप है। हमेशा रसिया और चाइना यही कहते हैं कि G20 इकोनॉमिक ग्रुप है, इकोनॉमिक ग्रुप है, इकोनॉमिक ग्रुप है। G7 पॉलिटिकल ग्रुप है, पॉलिटिकल ग्रुप है, पॉलिटिकल ग्रुप है। क्वाड एक आता है 4 मेंबर है, वो कहता है चाइना कि ये एक मिलिट्री ग्रुप है। कहीं ना कहीं इंडिया पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड काम करता है। ये चीज होती है। इसके बाद एक कहा जाता है कि G7 हमेशा जो कि बात करते हैं। इसके बाद कंट्री, दिस वाज आल्सो मैसेज टू फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री टू पावरफुल P5। ये भी था दिल्ली डिक्लेरेशन में, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में कि जो P5 है, P5 क्या है मैं अभी बताता हूं आप लोगों को। P5 रियल में ये है, एक सेकेंड, P5 ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 15 मेंबर हैं। 15 मेंबर में 5 आपका परमानेंट है जिसको हम P से इंडिकेट करते हैं, 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट होते हैं। ठीक है,
इसमें ये कहा जाता है जो 5 परमानेंट है इनके पास वीटो पावर है, कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल में डिसीजन लिया जाए इनमें से अगर एक भी वीटो कर दिया तो वो रिजोल्यूशन नहीं पास होगा। एग्जाम्पल के लिए देखें तो इंडिया का एज ए मेंबरशिप इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में होने के लिए चाइना हमेशा वीटो करता है, हालांकि बाकी जो 4 कंट्री हैं वो पुरजोर इंडिया का समर्थन करते हैं। एक चीज मैं बैकग्राउंड में बताऊं, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आजाद हुआ, तो उस समय ये बहाल चल रही थी कि इंडिया को इसका मेंबर बनना चाहिए, हालांकि इंडिया नहीं बना। क्यों नहीं बना? पूरा वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा था, सब कर रहे थे, केवल एक विरोध कर रहा था। ठीक है, कौन था? बस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो P5 है, जो परमानेंट मेंबर 5 है, अब इनको बढ़ाना चाहिए क्योंकि जो क्राइटेरिया है अदर कंट्री भी इसको फुलफिल कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इंडिया को अगर इंक्लूड करते हैं तो एक G4 करके ग्रुप है, इनका क्या है? G4 का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी चीजें हैं उसको आप इंक्रीज करिए, उसमें हमें भी पार्टिसिपेट होने की जरूरत है, हमें भी पार्टिसिपेट करिए। और G4 में इंडिया, ब्राजील एक इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। तो ये कहा जाता है कि इसको बढ़ाया जाए। तो इसमें जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है इंडिया का है ये, तो इंडिया ने इंडिकेट किया कि भाई ऐसा मत करिए, हम लोगों को भी पार्टिसिपेट यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में हमें भी पार्टिसिपेट परमानेंट मेंबर का जो कि मेंबरशिप। हालांकि इंडिया 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहा है अंडर टॉप 10 में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि और भी क्या चीजें आती हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि मैं पूरी लाइव लेकर के चल रहा हूँ ना, सीधे जो कि उसकी वेबसाइट पे जाकर के मैं चला रहा हूँ। इसके बाद कहा जा रहा है कि अदर न्यू फॉर्मुलेशन दैट अराइज बाय द चाइना द रसिया वाज द G20 इकोनॉमिक फोरम एंड नॉट अ पॉलिटिकल। मैं पहले कहा कि हमेशा रसिया और इसके बाद जो है कि चाइना ये कहते हैं कि G20 इकोनॉमिक ग्रुप है, उसको पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल अखाड़ा मत बनने दीजिए। इसके बाद कहा जा रहा है ग्लोबल साउथ को लेकर के, ग्लोबल साउथ क्या है उसके हमने एक लेक्चर भी रिकॉर्ड करके रखा है, आप वहां जाके कर सकते हैं। ग्लोबल रिकॉर्ड में ग्लोबल साउथ में बोला जाता है वो एक कंट्री जो इकोनॉमिकली वीक हो, अंडर डेवलप्ड हो, उन कंट्री को जो कि आइडेंटिफाई कर। स्पेशली अगर बात किया जाए तो लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका प्लस अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री हैं उसके लिए बात किया जाता है। जो साउथ ईस्ट एशिया और एशिया, साउथ एशिया कंट्री है उनके लिए बात किया जाए, जो एक ब्रिटन लाइन जो कि ड्रॉ की गई है 1980 के आसपास में। तो ठीक है, तो उसके लिए ये बोला गया है कि इनको कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करिए, जैसे लैंग्वेज के लिए ब्रॉड द इम्पैक्ट ऑन द सफर फ्रॉम द समथिंग जी बोथ चाइना एंड G7 ब्लॉक अग्री विद एनालाइज। ठीक है, ये दोनों कंट्री G7 जो है और रसिया, चाइना ने कहा कि नहीं हम ग्लोबल साउथ को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद जरूरत है हमें जानने की ग्लोबल साउथ इन द G20 में कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर सकता है। मेरा मानना है कि G20 में ग्लोबल साउथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्यों? क्योंकि G20 में ग्लोबल साउथ के भी कुछ मेंबर है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो चाइना और जो है कि इंडिया एक मेजर रोल प्ले करती है G20 में, हालांकि वो आते हैं ग्लोबल साउथ में। तो ये बात की जाती है। इसके बाद कहता है इंडिया 2020 प्रेसिडेंसी, जो इसने ये कहा कि आप जो है कि अप्रूव पेव किया गया वे अफ्रीकन यूनियन को एज ए परमानेंट मेंबरशिप इन द G20 में बोला गया। फिर उसके बाद अगर हमें करना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो G20 का जो अफ्रीकन यूनियन है उनके एरिया क्या है, उनके नाम से याद होने चाहिए। हालांकि बहुत बड़ा ये डिफिकल्ट टास्क है कि 55 कंट्री का नाम आप याद रखिए। बस इतना याद रखिए कि अफ्रीकन यूनियन है तो अफ्रीकन यूनियन के ही लोग इसके मेंबर्स है। इसके बाद हम कहते हैं कि G20 दिल्ली समिट वाज ऑल अबाउट जी ग्लोबल साउथ वर्सेस G7, डू यू अग्री। अगर आपसे मेन क्वेश्चन में पूछ लिया जाए इस तरह के सवाल कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि G20 का जो ये मीटिंग थी अभी न्यू दिल्ली में ये ग्लोबल साउथ वर्सेस G7 था, तो आपके दिमाग में फटाक दे पिक्चर निकल करके आना चाहिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर के। मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले रहा हूं आप लोगों के साथ, अलर्ट होइए। यहां पे क्या कह रहा है, जो G20 है ये क्या आपको लगता है G7 वर्सेस ग्लोबल साउथ है? आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, ऐसा है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि सोशल साइंस में कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, सब्जेक्टिव होती है।
कुछ परसेंट की प्रोपोर्शनलिटी में सही होता है, कुछ जो कि गलत होता है। G7 में मतलब जो G7 के मेंबर हैं ये G20 के भी मेंबर है। जी जो ग्लोबल साउथ है ये G20 के भी मेंबर है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो आपके लिए बहुत स्पेस है। सबसे पहले आप हिस्ट्री से आप शुरू करिए, फिर उसके बाद कॉन्टेम्प्रेरी इशू कोल्ड वार से आइए, फिर इसके बाद आप एट प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो है इसको आइए, फिर उसके बाद जो ग्लोबल साउथ है इसकी इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ठीक है, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे चल करके कि रियल में क्या है, यहाँ पे देखिए ग्रुप 7, तो व्हाट यू अबाउट दिस ग्रुप, और G7 के बारे में पूछा जाए कि रियल में ये क्या है, तो ये आप एजेंडा जानिए कि पॉलिटिकल ग्रुप है, इसके 7 मेंबर हैं और वो 7 एडवांस्ड कंट्री है। एग्जाम्पल के लिए आप ले तो इटली है, इटली इस समय न्यूज में क्यों है, जो G7 का मेंबर है, इसलिए है कि इसने अभी इनिशिएटिव लिया है। ऐसा कह रहा है कि हो सकता है चाइना की बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है, यहाँ पे फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, चाइना की बेल्ट रोड इनिशिएटिव या फिर वन बेल्ट वन रोड एंशियंट सिल्क रूट जो है उसका एक न्यू वर्जन है। ये 2013 में शुरू किया गया चाइना के द्वारा। ये एक इंफ्रा कनेक्टिविटी है जो कि कनेक्ट करने की काम करते हैं। तो जो इसने कहा है इटली इस समय यूट्यूब सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इटली के जो हेड है उनका फोटो, मुझे नहीं पता कि क्या इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है, बट काफी ट्रोल कर रहे हैं लोग, मतलब हाथ वगैरह मिला रहे हैं। तो इसमें जो बात करें, इटली ने जब कदम लिया तो इसको लेकर के हकार मच गया। वो कंट्री जो आज से 4 साल पहले कहा था हम जो है कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव का मेंबर बनेंगे, और आज कह रहा है कि नहीं हम निकल जाएंगे, उसमें नहीं रहेंगे। इसका कॉन्सिक्वेंसेस निकल करके आता है कि जहां G7 को ब्लेम किया जाता है कि ये चाइना विरोधी है या फिर रशिया विरोधी, वही दूसरी तरफ G7 का ही मेंबर जो चाइना का एक काफी फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक कनेक्टिविटी का जो एक प्रोजेक्ट है उसमें G7 का ही एक मेंबर जाकर के उसका एक मेंबरशिप लेता है। तो ये काफी शॉकिंग है। इसमें यह दिखाता है कि हम कहीं भी रहें, कहीं भी बैठे, कहीं भी खाएं, और हमारी फॉरेन पॉलिसी एक्सटर्नल पॉलिसी में किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होगा। हालांकि ये चीज हट गई। ये हो सकता है कि इटली ने जो डिसीजन लिया है, हो सकता है जो अदर 6 कंट्री है उनके दबाव में या फिर उनकी वहां की डोमेस्टिक सिनेरियो की वजह से लिए हों। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट में ये बात करेंगे यूक्रेन रशिया पैराग्राफ डिड नॉट कंडेम द रशिया फॉर इट्स एक्शन नॉट डिड द कॉल फॉर द अग्रेशन बट वेस्ट वाज गोट व्हाट यू वांट टू नो इन द डिटेल। कहते हैं कि जो अभी G20 का जो मीटिंग हुई उसने डायरेक्ट रशिया यूक्रेन के कंडेम्ड नहीं किया है, लेकिन G20 में जो अदर G7 के मेंबर हैं उन्होंने इस चीज को लेकर के पुरजोर क्रिटिसिज्म करने की कोशिश की है। हालांकि इंडिया भी डायरेक्ट नहीं कहा है कि नहीं हम इस रसिया गलत कर रहा है या सही कर रहा है, बस इसने ये कहा है सबको अपनी एक टेरिटरी का रिस्पेक्ट करना चाहिए और पीस जरूरी है विकास के लिए। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक्शन है। फिर इसके बाद कहा जाए कि फर्स्ट चैप्टर इज अ टाइटल स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। जब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ द G20 की बात करता है तो उसमें ये क्लियर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है। फिर उसके बाद एक्शन प्लान द पॉजिटिव इकोनॉमी ऑफ इंटर को लेकर के, फिर नेक्स्ट चैप्टर में जो है G20 का डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के लिए एक्सिलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये बात करता है जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है ये हमें पता होना चाहिए। SDG जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ द G20 का है, ये इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में कहा है कि जो कि इसको फुलफिल करना चाहिए। कब तक इसका टारगेट है, 2030 तक का है, ठीक है, 2030 तक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये 2015 से आया है और 2030 तक चलेगा। टोटल इसमें 17 गोल है, 17 गोल है। और इसमें क्या है, बेसिकली आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बैलेंस के लिए, और इसके बाद
आप बोल सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, सस्टेनेबल फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक को लेकर के। तो ये हमने इसको डिस्कस किया। फिर इसके बाद अगर बात की जाती है और कुछ लेकर के, तो इसमें ये बात कही जाती है व्हाट इज द देयर चैप्टर ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट ऑन द सस्टेनेबल को लेकर के, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बोला जाता है। अब आगे डिटेल में बोला जा रहा है कि फ्यूचर पेंडेमिक, और इसको तो हमने डिस्कस करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी, वही सारी चीज हमने बात कर लिया। फिर अब हम आगे चलेंगे। हाँ, एक चीज और यहाँ पे बात कर सकते हैं हम कि जो लास्ट चैप्टर में गया क्रिएटिंग द मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड की बात की गई है, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कही गई है। इसके बाद और भी कहा जाता है G20 में और भी अग्रीमेंट को, या फिर बोल सकते हो जो G20 का और भी जो कि ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे B20, जो G20 के कंट्री हैं उनका जो बिजनेस ग्रुप है 20 कंट्री का, उसको भी शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद हम आगे आते हैं, कुछ मतलब डिटेल में दिया गया है बट उतना हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के, जो करंट अफेयर्स को ही जनरल पेपर 2 को लेकर के बात की जाती है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर है उनके नाम जान लीजिए कौन कौन है। जो कि परमानेंट मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ये बात चल रही है कि ये 5 से बढ़ा करके 10 बोली जाए। इंडिया इसका पुरजोर समर्थन करता है कि नहीं, जो P5 है परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का, उनको इंक्रीज करना चाहिए। इसमें जो P5 में है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसके बाद आपका यूनाइटेड किंगडम है, फिर उसके बाद फ्रांस है, चाइना है और रसिया भी है। देखिए कितनी विडंबना की बात है। विडंबना की यह बात है कि एक तरफ G7 रसिया चाइना का पुरजोर विरोध करता है और दूसरी तरफ P5 में जो कि ये लोग चाइना और रसिया को लेकर के बैठे हैं। अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस पुरजोर विरोध करते हैं किसका, चाइना और रसिया का, और दूसरी तरफ जो है कि ये यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में 3 ये और 2 ये मौसेरे भाई बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें ये 5 हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन व्हाट ऑल अबाउट है, उसके लिए बारे में बात की जाती है। फिर इसके अगर क्वेश्चन पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इसके परमानेंट मेंबर नॉन परमानेंट मेंबर कौन से होते हैं, टोटल 15 मेंबर होते हैं, 10 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो कि नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 जो कि परमानेंट मेंबर होते हैं। फिर उसके बाद ये बोला जाए सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर देखें यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल वेबसाइट आर्टिकल 27 जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का, वो कहता है ईच मेंबर द सिक्योरिटी काउंसिल शैल बी 1 वोट। जितने भी मेंबर है 15 मेंबर हैं उनके एक एक वोट होते हैं, लेकिन जो P5 है उनके पास एक वीटो पावर होती है। फिर उसके बाद जो डिसीजन होता है काउंसिल का, द मैटर शैल बी मेड बाय द अफर्मेटिव वोट इन द 9 मेंबर का होना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा जो होता है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का, इसमें यह बोला काउंसिल ऑल अदर द मैटर शैल बी मेड बाय द अफर्मेटिव वोट 9 मेंबर को, मतलब मेजोरिटी के साथ लिया जाता है। फिर उसके बाद बात किया जाए कि जो P5 कंट्री हैं, इसमें आप देखिए चाइना जो कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं। इसके बाद हम आगे के अपने नेक्स्ट चैप्टर पे देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसमें आप बात कर रहे हैं करंट अफेयर नेशनल जनरल पेपर 2 को बात करेंगे। इसमें यह है बेल्ट रोड इनिशिएटिव को लेकर के। बेल्ट रोड इनिशिएटिव किसका है, चाइना का है। एक क्या है 2013 में लॉन्च किया गया था, जो एंशियंट टाइम में जो सिल्क रोड था उसकी जो कि एक मॉडर्न इनोवेटिव तरीके से काम करने के लिए एक बनाया गया बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में बात किया जाता है। ये स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप अग्रीमेंट करता है चाइना का एम, और जो एम है इसका फास्टर इकोनॉमिक कॉपरेशन जो कि बोली जाती है। फिर उसके बाद G7 मेंबर के बारे में आप नाम लिख सकते हो कि क्या क्या है उनके मेंबर हैं। फिर उसके बाद अगर हम आगे आए, फिर यहाँ पे देखिए वाई डच, मैंने वही कहा ना कि क्यों ऐसा इटली चाहता है कि ये G7 ग्रुप से जो है कि बाहर निकल जाए। फिर इसके बाद हम आगे आते हैं कि क्या है यहाँ पे, फिर जनरल पेपर 2 के लिए ही है। इसमें यह कहा जाता है व्हाट आर द गोइंग G20 समिट अट्रैक्ट अटेंशन। ये हालांकि ये बात अलग है, हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे, बस यहाँ पे बात करते हैं कि रियल में अफ्रीकन यूनियन को जब एज ए मेंबरशिप के रूप में इनवाइट किया गया है, तो रियल में हमें ये पता होना चाहिए कि अफ्रीकन यूनियन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्लोबल साउथ है, कैसे काम करते हैं। जो अफ्रीकन यूनियन है AU क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 55 ग्रुप का मेंबर है, 55 कंट्री का। इसको जो लॉन्च किया गया था 2002 में लॉन्च किया गया था, और उस समय अफ्रीकन यूनियन का नाम क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन के नाम से जाना जाता था।
फिर इसको जब अफ्रीकन यूनियन के नाम से जब जाना जाता था, ये 1963 में जो कि लॉन्च किया गया था। फिर इसका एक जो अफ्रीकन यूनियन का कि मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यह है इंटीग्रेटेड प्रॉस्पर पीसफुल अफ्रीका के बारे में ये बात करता है। और इसकी ये भी चीज़ है कि ये यूरोपीय यूनियन के मॉडल के बेस पे बना हुआ है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद African Union peacekeeping the mission is the help the government the tackling the terror across the African continent। साहिल रीजन को लेकर के कहते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत से कूप होता है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल वो पीस कीपिंग फोर्स होती है, वहां पे जाके काम करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आता है साहिल। साहिल रीजन में क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएं तो जो द अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो नॉर्दर्न पार्ट पड़ता है आपका सहारा पड़ता है, जब सहारा से थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो वो रीजन आपका साहिल रीजन के रूप से जानते हैं। ठीक है, आप सेंट्रल अफ्रीका कॉन्टिनेंट बोल सकते हो। इसके बाद अगर हम बात आए कि इसमें क्या बोलते हैं साहेल में, तो ये बोलते हैं नॉर्दर्न मोजाम्बिक जो एरिया होती है उसको बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंशन द प्रिवेंट वायलेशन की बात करते हैं। इसके बाद और अगर हम बात करें इसमें तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे चलते हैं फिर अपना अलग सिलेबस पे देखेंगे। अगले पे क्या है कि जो अभी क्या बोलते हैं मोरक्को में अर्थक्वेक देखने को मिला है। ठीक है, हमने एक भी मोरक्को पे भी लेक्चर बना रखा है और मैपिंग की क्लास में आप उसमें देख सकते हैं। मोरक्को कहाँ है, सबसे पहले हमें उसका लोकेशन पता होना चाहिए, रियल में मोरक्को है कहाँ। ठीक है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे आपको मोरक्को का लोकेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड हमें दीजिए, देखता हूँ मिल जाता है या नहीं मिलता। ठीक है, मिल गया, धन्यवाद। यहाँ पे मोरक्को का हमें लोकेशन मिल जाएगा और हम मोरक्को के बारे में डिस्कस कर लेंगे रियल में क्या है मोरक्को। मोरक्को की बात करा जाए तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, वहां पड़ता है। ये पार्ट है किसका, सहारा जो रीजन डेजर्ट है उसका ये पार्ट है। दूसरी चीज ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी है, इससे जो कि वाटर बॉडी लगती है। मोरक्को और स्पेन को अलग करने वाली एक स्ट्रेट है, जल संधि है, क्या है, जिब्राल्टर स्पेन जो कि अफ्रीका का यूरोप का पार्ट पड़ता है, मोरक्को अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट पड़ता है, और जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है, संधि है, ये जो है कि अलग करती है एक दूसरे को। लेकिन वाटर बॉडी अटलांटिक ओशन और इसके बाद जो मेडिटेरियन ओशन है इसको जो है कि अलग करती है। हम ये भी डिस्कस बनाएंगे कि मेडिटेरियन जो कंट्री है उनका जो कौन कौन सी कंट्री जो कि मेडिटेरियन सी में उनका वाटर बॉडी से टच करता है। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, फिर से हम वहीं पे आ गए, हम चलेंगे अपने पे जो हमें जहाँ तक हम डिस्कस किए थे अफ्रीकन यूनियन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। फिर इसके बाद हम आते हैं मिलोनी थे, ये भी डिस्कस कर लिया था। फिर हम आ गए थे अफ्रीकन यूनियन के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। हम मोरक्को में आ गए थे जहाँ पे हमने ये देखा कि नहीं कहीं ना कहीं ये तो सुनामी या फ्लड देखने को मिला है। ये हमारा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल जो ज्योग्राफी होती है उसमें जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आप कवर कर सकते हैं। जीएस पेपर 1 जो होता है आपका पीसीएस में और आईएएस में दोनों में कवर करेगा, उसके लिए आप एक्टिव हो जाना। तो जो इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फिनोमिना पूछा जाता है पेपर जीएस पेपर 1 में, पीसीएस और आईएएस में, उसमें होता है अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो एक्टिविटी और साइक्लोन होता है। फिर उसके बाद ज्योग्राफिकल फीचर, फिर लोकेशनल चेंजेस जो कॉन्टिनेंट का उसके बारे में पूछा जाता है। मोरक्को में जो अर्थक्वेक आया है उसके बारे में बात की जाती है। मोरक्को में एटलस माउंटेन भी पड़ता है। तो अगर यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है कि जो एटलस माउंटेन है उसका लोकेशन कहाँ पे है, तो मोरक्को दिया था, आंसर सही है। तो इस वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में पूछ ले कि जो एटलस माउंटेन है, जो हाई एटलस माउंटेन है, जो एटलस माउंटेन है मिडल, हाई एंड द लोअर, ठीक है, ऐसे करके डिवाइड किया गया है। तो जो हाई एटलस माउंटेन है वो आपका मोरक्को में पड़ता है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कंडेम किया, मतलब इस तरह से अपनी असिस्टेंस या फिर इस तरह के अपनी हेल्प के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कहा मोरक्को के हम साथ हैं। ये एक दुर्भाग्य की घड़ी है कि जो कि इस तरह का हम नेचुरल जो डिजास्टर होता है हम उसको रोक नहीं सकते लेकिन उससे कम कर सकते हैं थोड़ा सा अपना प्रिवेंटिव और साइंटिफिक रीजन से। अगले जो कि हमें लगता है फरवरी मार्च में जो कि टर्की और सीरिया में बहुत बड़ा जो कि अर्थक्वेक आया था, वहां पे बहुत से जान मान की हानि हुई। तो अगर हमारे लिए पूछा जाए कि अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या वर्ल्ड के लिए पूछा जाए कि जो अर्थ प्रोन एरिया है वो कहाँ पे है, ठीक है,
अर्थ प्रोन एरिया, मतलब कि अर्थ जो अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है, वो कहाँ कहाँ पे ज्यादा होता है। तो सबसे पहले बात सुनिए, वहां पे सबसे ज्यादा होता है जहां पे प्लेट का कन्वर्जन होता है, इंडियन ओशन और कॉन्टिनेंट का, या फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का। तो वहां पे जो है कि आपको अर्थक्वेक, तो सुनामी या फिर वोल्केनो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री आप देख सकते हो। इसके बाद अगर बात किया जाए प्रिडिक्शन के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप प्रिडिक्ट करिए उसको कम कर सके। फिर उसके बाद इंटरनेशनल नेशनल इशू को लेकर के जीएस पेपर 2 के, जीएस पेपर 3 को लेकर के बात करेंगे। क्या है, तो मेजर क्रॉपिंग पैटर्न को बारे में बात करेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, मेजर क्रॉप पैटर्न क्या है, आप किस चीज की खेती करते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया या फिर ईस्टर्न इंडिया में बात आ जाइए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो कि पेडी या धान की चावल की खेती करते हैं। अगर आप चले जाओ और वेस्टर्न इंडिया में, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, मोटे अनाज की ज्यादा करते हैं। तो ये पैटर्न क्या होना चाहिए, जैसे कॉटन है, कॉटन या लाइक कोकोनट्स, जो भी चीजें हैं, ये वाटर इंटेंसिटी या फिर इनको एक अलग तरीके की क्लाइमेट चाहिए होता है, इसको लेकर के। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे, बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक पे है जनरल पेपर 2 के लिए बायोलेटरल, जो कि जीएस पेपर 2 के लिए बात करेंगे। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे, तो हमने कई भी बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसको नहीं डिस्कस करेंगे। फिर इकोनॉमिक की जो चैप्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्रूड ट्रू राइज इन द ऑयल प्राइस को लेकर के है। जो देखिए ऑयल जो प्राइस होती है वो पूरा इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करती है। क्यों, क्योंकि हमारा जो बेंच मार्क है, जो हमारी प्राइस होती है, वो हम इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट कर दिए। अगर ओपेक कंट्री जो है अगर प्रोडक्शन बंद कर दे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि रियल में इंडिया कहाँ से सबसे ज्यादा जो है कि इंपोर्ट करता है या फिर एक्सपोर्ट करता है, क्या बोलते हैं, ऑयल, क्रूड ऑयल। तो ये हमारा डिस्कशन था कि जनरल में हमें अपडेट होना चाहिए क्या क्या चीजें चल रही हैं इस चीज को लेकर के। तो इस लेक्चर में इतना रहेगा दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।